Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, और इसमें मैंने टोटल 7 वीडियो बनाए हैं, जिनमें से 5 वीडियो मैंने बनाया ऑन डायमेंशंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस कहते किसको हैं, डायमेंशनल फार्मूला किसको कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहते हैं। फिर हमने बहुत सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाली और फिर मैंने आपको 4 डेफिनेशन बताई, एक डायमेंशनल वेरिएबल्स, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये चैप्टर बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह वीडियो देखे होंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे, और नोट्स तो यहीं पे बैठ के बना लिया करो जब आप वीडियो देखते हैं साथ साथ लाइव। तो आज भी पेंसिल कॉपी निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, और उसके बाद घर पे दोबारा इसको देखना है और अच्छी तरह नोट्स तैयार करने हैं, बिकॉज द बेस्ट वे इज़ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इज़ टू प्रिपेयर नोट्स एंड देन डू इट बाय राइटिंग। लिख लिख के आपने याद करना है। और आज मैं जो टॉपिक करने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसको लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं, या इसको बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी भी कह देते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी, या बोल देते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस लॉ और प्रिंसिपल एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। सो the principle of homogeneity of dimension states that the principle of homogeneity of dimensions states that a given relation or equation, given relation or equation may be true, is true नहीं लिख रहा मैं, may be true or correct or accurate, may be true or correct or accurate only if it is dimensionally balanced, only if it is dimensionally balanced। और डायमेंशनली बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि उस रिलेशन के दोनों तरफ हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस वो होते हैं जिसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम अपनी नेकेड आई से अलग अलग नहीं देख सकते, और हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उस मिक्सचर के उनको अलग अलग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आई। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनली बैलेंस्ड। जैसे आप केमिस्ट्री में इक्वेशंस बैलेंस करते हैं कि जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखी उसके दोनों तरफ हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई रिलेशन या इक्वेशन तब ठीक हो सकती है, मे बी ट्रू का और करेक्ट का मतलब या एक्यूरेट का मतलब वो ठीक हो सकती है ओनली इफ it is dimensionally balanced, that is only if the dimensions of each term on the 2 sides of that relation are the same। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हम लिख सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये मैं भी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इसका मतलब हम और समझें कि मान लो हमारे पास कोई रिलेशन है, जैसे A = B + C, A is some physical quantity,
बी सम फिजिकल क्वांटिटी, सी सम फिजिकल क्वांटिटी, डी सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ये रिलेशन तब ठीक हो सकता है अगर, आप देखिए इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक टर्म है, राइट साइड पे 3 टर्म्स हैं। बी एक टर्म हो गई, सी दूसरी टर्म और डी हो गई तीसरी टर्म। ये प्रिंसिपल कहता है कि ये रिलेशन तब ठीक हो सकता है अगर जो डायमेंशंस ए की होंगी वही बी की होंगी, वही सी की होंगी और वही डी की। अगर ये ऐसा नहीं है, किसी एक के भी डायमेंशन जो हैं वो दूसरी 3 के सेम नहीं है, तो ये रिलेशन ठीक नहीं हो सकता। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनते हैं। और जैसे मैंने बताया, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कह देते हैं, या डायमेंशनल होमोजेनिटी भी कह देते हैं, या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी भी कह देते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल फॉलोज फ्रॉम, ये कहां से आया हमारे पास, फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट और कंपेयर और इक्वेट quantities only of the same nature, only of the same nature। इसका मतलब क्या है कि हम मास में मास ऐड कर सकते हैं, हम लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, हम मास में से मास घटा सकते हैं, लेंथ में से लेंथ घटा सकते हैं, वेलोसिटी में हम वेलोसिटी ऐड करके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हम वेलोसिटी में टाइम ऐड कर दें, हम मास में लेंथ ऐड कर दें। इसका मतलब, अगर आप देखिए मास की डायमेंशंस और हैं, लेंथ की डायमेंशंस और हैं, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही कोई रिलेशन ठीक हो ही नहीं सकता अगर उसके दोनों तरफ हर टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा a इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, इसका मतलब मैंने क्या किया है, बी सी और डी को ऐड किया है। या मैं लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने b को a से घटाया, c को b ऐसे घटाया, या तीनों को ऐड करके a से मैंने घटाया। सो ये तभी हो सकता है अगर ये सेम नेचर की हों, यानी कि या तो तीनों मास हो, या तीनों लेंथ हो, या तीनों टाइम हो। ऐसे अगर मान लो इनमें से कोई लेंथ है, कोई टाइम है, कोई मास है, तो फिर हम आंसर नहीं निकाल सकते। सो this principle is a consequence of the fact that we can add, subtract and compare or equate quantities only of the same nature। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये आता है एग्जाम में। मैं कहता हूं कि L प्लस L, what will be this equal to? Then I say what will be L minus L? बताओ ये किसके बराबर आएगा। अब जिस बच्चे को नहीं पता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का, वो इसका आंसर लिखेगा 2L और इसका लिख देगा 0, जो कि गलत है। क्योंकि L दैट मीन्स लेंथ एडेड टू लेंथ। अब लेंथ एडेड टू लेंथ विल गिव अस लेंथ, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू L। और इसका मतलब क्या है, लेंथ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ and the answer will again be length। तो L plus L भी equal to L, L minus L is also equal to L। ये नहीं कि यहाँ 2L आ गया और यहाँ 0 है। इस तरह मान लो यहाँ लिखा होता है M plus M, the answer would have been M, M minus M, the answer would have been M। बाकी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। इसको ना हम, अगर आपको याद हो, इसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कह देते हैं चीज़ का। यहाँ अगर स्पीड वगैरह है तो डिराइव्ड यूनिट हो गया, तो यूनिट सेम रहता है। जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, द आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकेंड, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड, तो वो सेम रहना चाहिए। बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नंबर्स मैंने आपको बताया था दे डोंट हैव एनी डायमेंशन। 2, 3, 4, 5, 100 जो मर्जी हो, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। सो दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और इस प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी रिलेशन को ये देख सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको कहता हूं कि check the question is check the correctness, check
द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, इसको चेक आपने करना कि ये ठीक है कि नहीं। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द गिवन रिलेशन इज, द सॉल्यूशन, द गिवन रिलेशन इज, द गिवन रिलेशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए इसकी लेफ्ट साइड पे, इसमें ये आपको पता है v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मींस एक्सेलरेशन, t मींस टाइम। अब इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक टर्म है v, राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, एक u और दूसरी a इंटू टी। हम क्या करेंगे कि इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन निकालेंगे, अगर वो सेम आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये रिलेशन ठीक हो सकता है। ये नहीं लिखेंगे कि ये ठीक है, इट इज करेक्ट नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इट मे बी करेक्ट। क्यों ऐसा लिखेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। तो पहले लेट अस सॉल्व इट। सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिखने का तरीका, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की आपको पता ही है m0 l1 t माइनस 1। इसका नाम मैं रख लूंगा इक्वेशन 1, इसका रख लेता हूं इक्वेशन 2। फिर मैं कहता हूं डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म क्या है? u, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो ये भी आ गया इक्वल टू m0 l1 t माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद मैं लिखूंगा डायमेंशंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑन राइट हैंड साइड, वो आ गए इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a इंटू टी। a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, तो ये आ गया l1 t माइनस 2 और टाइम आ गया t1। सिंप्लीफाई किया तो आ गया m0 l1 t माइनस 1। नाउ इक्वेशन नंबर 4, हैव ए लुक एट इक्वेशंस 2, 3 and 4. You can see the dimensions of each term, तीन टर्म्स थी, तीनों की हमने निकाली डायमेंशंस। ये लेफ्ट हैंड साइड की, ये पहली टर्म राइट हैंड साइड पे, ये दूसरी टर्म, तो तीनों की डायमेंशन सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 2, 3 and 4, we find that the dimensions of each term on the two sides of the given relation are the same. Therefore, the given relation is dimensionally balanced or dimensionally consistent or dimensionally homogeneous, and therefore it may be correct. हमने क्या लिखना है? It may be correct, may be correct, और इसको अंडरलाइन कर देना है। ये हमारा आंसर आ गया, may be correct। एग्जामिनर ने ये देखना है तो आपको नंबर मिल जाने। अब आप कहेंगे कि may be क्यों लिखा, is correct क्यों नहीं लिखा? सो उसका जवाब देखो। मान लो मैं आपको ये कहूं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन 2v इक्वल टू 3u प्लस 580। अब देखो इसकी डायमेंशन v वाली होगी बिकॉज 2 इज डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशन u वाली होंगी बिकॉज 3 इज डायमेंशनलेस, इसकी इस टर्म की डायमेंशन 80 वाली होंगी बिकॉज 5 इज डायमेंशनलेस। इनफैक्ट मैं कोई भी कांस्टेंट यहां लिख दूं तो अब भी आप देखोगे कि जो डायमेंशन v की हैं वही u की हैं, वही 80 की हैं, तो डायमेंशन तो अब भी तीनों टर्म्स की सेम है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये रिलेशन भी ठीक हो सकता है। एक्चुअली मैं कोई भी कांस्टेंट यहां मैं लिख देता हूं 1000v इक्वल टू 10u प्लस 180, कुछ लिख दो तो डायमेंशन तो फिर भी सेम रहेंगी, लेकिन ये सारे रिलेशन ठीक नहीं है, डायमेंशनली सारे बैलेंस्ड हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ठीक नहीं है। ठीक कौन सा है? ठीक है v इक्वल टू यू प्लस 80, और ये हम डायमेंशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वाला ठीक है और बाकी गलत हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कि इट मे बी करेक्ट। क्यों कि अगर ऐसा कोई तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन डायमेंशनली वो ठीक है, लेकिन अगर ये है तो देन इट इज करेक्ट। लेकिन क्योंकि ये
जरूरी नहीं है कि ऐसा यही हो, ऐसा भी हो तो भी डायमेंशनली बैलेंस्ड है, इसलिए हम पक्के तौर पे ये नहीं लिख सकते कि इट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो फिर हम पक्के तौर पे लिखेंगे दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट या नॉट एक्यूरेट और नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशनली बैलेंस नहीं होगा वो ठीक हो ही नहीं सकता। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। अब देखो, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, फाइंड द डायमेंशंस of lambda in the relation n equal to n naught into e raised to the power minus lambda t। तो पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या, n का क्या मतलब है, n नॉट का क्या मतलब है, और e का क्या मतलब है, लैम्डा क्या है, t क्या है। देखिए, मान लो आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसके टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 का मतलब जब वो डिके करना शुरू हुआ तो उसका नंबर ऑफ एटम्स है n नॉट। आहिस्ता आहिस्ता उसके एटम डिके होते जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कम होता जाएगा। तो किसी टाइम t पे अगर n एटम बचते हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं, ये हम +2 में जब रेडियो एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ प्रूव भी करेंगे इसको, n इक्वल टू n नॉट। This is the number of atoms left at time t. This is the number of atoms of the given radioactive element present in the beginning. Beginning means at time t equals 0. That means when the decay starts. और लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और टी मैंने बताया दिस इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट टाइम टी, और ई जो है इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ई। और ऐसा कोई फंक्शन हो वो डायमेंशनलेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड रिमेंबर, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दे आर डायमेंशनलेस, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब देखिए, ये रिलेशन ठीक है, ट्रू है, हमें पता है। तो हमने अगर किसकी डायमेंशन निकालनी है? लैम्डा की। और अगर ये ठीक है तो इसका मतलब जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की वही होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स है, और नंबर ऑफ एटम्स कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई डायमेंशन, मैंने आपको बताया कि जो नंबर होते हैं दे आर डायमेंशनलेस। इस तरह ये भी नंबर ऑफ एटम्स है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। तो इस होना ये सारा डायमेंशनलेस चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब ये सारी चीज तब डायमेंशनलेस होगी, ये तो है डायमेंशनलेस, अगर ये भी डायमेंशनलेस होगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। अब ई तो डायमेंशनलेस है ही है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ई की, याद रखना बेशक 2.7183, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये डायमेंशनलेस ही है। तो ये पावर भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। दैट मीन्स lambda into t should be equal to dimensionless. That means it should be m0 l0 t0. So हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे the given relation is this, equation 1, according to the principle of homogeneity of dimensions, lambda t should be dimensionless. That means lambda t, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में डालता हूं इसका मतलब होता है डायमेंशन किसकी? lambda t की क्या होनी चाहिए? It should be dimensionless. That means it should be m0 l0 t0, and therefore lambda क्या बेटा ये आ गया, इसको डालो स्क्वायर ब्रैकेट में, इसकी हमने डायमेंशन निकालनी है, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, तो ये आ गया, ऊपर आ गया m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई ये t नीचे चला गया, टाइम t की होती है t1, तो ये आ गया m0 l0 t0 ओवर t1, तो ये उत्तर जी आ गया इक्वल टू m0 l0 t minus 1. So these are the dimensions of lambda, which is the decay constant or the constant of disintegration. तो इस तरह हम बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं which are based on the principle of homogeneity of dimensions. Not only ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, हम बहुत से रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं by using the principle of homogeneity of dimensions, और वो मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं डायमेंशंस? पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। इसका मतलब
किसी रिलेशन में कोई भी जो दे रखा है वो तभी ठीक हो सकता है अगर उसके दोनों तरफ हर टर्म की जो मास लेंथ और टाइम में की पावर्स आती हैं दे आर इक्वल। तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल, वहाँ पे हम जब रिलेशन डिराइव करते हैं तो मास लेंथ और टाइम की जो पावर्स आती हैं उनको हम आपस में इक्वेट कर देते हैं और वहाँ से जो भी निकालना वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.